द किंगडम्स ऑफ रूइन का एपिसोड 5 स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि एडोनिक अपनी मेमोरी को उस सीड के अंदर ट्रांसफर किए जा रहा था और वो क्लोई को याद करते हुए उसे आई लव यू बोलता है। वो खुद से बातें करते हुए कहता है कि क्लोई आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इस मतलबी दुनिया में वापस रिवाइव नहीं करूंगा। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है और न ही इन विचेस के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है। मैं वापस से तुम्हें उन प्रॉब्लम से सफर करता हुआ नहीं देख सकता जिन प्रॉब्लम से तुम पहले सफर कर रही थी। वो क्लोई के साथ अपने अच्छे बिताए हुए लम्हों को याद करता है और फिर हम देखते हैं कि मैजिक कंप्लीट हो चुका था और उस शीट में से कोई और नहीं बल्कि डोरका निकलती है। एडोनिक मेमोरी रिप्लेसमेंट मैजिक स्पेल कास्ट करता है और ओफिलिया सब देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है। हालांकि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। उस शीट में से डोरका बाहर आ चुकी थी। डोरका को देखते ही सारी विचेस शॉक में पड़ जाती हैं कि ये क्या हुआ। डोरका उस शीट से बाहर निकलते ही सीधा एडोनिक को गोद में आके गिर जाती है। डोरका अपनी आंखों को जैसे खोलती है वो एडोनिक को देखती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वापस से जिंदा कैसे हो गई। पर जैसे ही डोरका को खुद के ऊपर ध्यान जाता है वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है क्योंकि वो बिना कपड़ों की थी। एडोनिक बोलता है कि तुम शर्माओ मत, मैं तुम्हें कुछ कपड़े दे देता हूँ पहनने के लिए। रेडियो एम्पायर में तुमने मेरी जान बचाई थी, दैट्स द रीजन कि मैंने तुम्हें वापस से जिंदा किया। पीछे से मैडम ओफिलिया बोलते हैं कि अब क्लोई का क्या होगा। मैंने अपनी सारी मैजिकल पावर्स को तुम्हें दे दिया कि तुम क्लोई को रिवाइव कर सको, पर तुमने हमें धोखा दिया। यहाँ तक कि हमने तुम्हें रेडियो एम्पायर से भी बचाया, उसके बावजूद भी तुमने हमें धोखा दिया। बाकी की विचेस भी कहती हमें एडोनिक से किसी भी तरीके के एक्सपेक्टेशन को रखना ही नहीं चाहिए था। इनडायरेक्टली आखिर ये एक ह्यूमन ही है। लेडी ओफिलिया डोरका से पूछती है कि तुमने क्या एडोनिक को कुछ बताया है। फिर एडोनिक बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो, मुझे डोरका ने कुछ भी नहीं बताया है, ये सब मेरा डिसीजन था। क्लोई को विच लैंड में रिवाइव न देने का सिर्फ और सिर्फ मेरा डिसीजन था, इसमें डोरका का किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इतना सब कुछ होने के बाद लेडी ओफिलिया मुस्कुरा रही थी। वो एडोनिक को बोलती है कि तुम्हें इतना एरोगेंट होने की कोई जरूरत नहीं है, इनडायरेक्टली आखिर तुम एक ह्यूमन ही हो। लेडी ओफिलिया जैसे अपनी मैजिक स्पेल को कास्ट करने जाती है पर उनके आसपास कुछ अलग ही इवेंट होने जा रहे थे। सारी विचेस घबरा जाती हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। पर एडोनिक हंसते हुए बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं एक लॉन्ग टर्म प्रिजनर हूँ। इतना बोलते ही एडोनिक अपने बॉडी के अंदर से एक चिप निकालता है। एडोनिक उस चिप को तोड़ के उस ट्री के बाजू में फेंक देता है और वो चिप वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। इस धमाके की वजह से जो आखिरी ट्री ऑफ लाइफ था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेडी ओफिलिया इस सीन को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उस ट्रैकर की हेल्प से वहाँ पर रेडिया एम्पायर की सभी आर्मी टेलीपोर्ट होके आ जाती है। उनका चीफ कमांडर बोलता है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कितनी सारी विचेस अभी भी जिंदा हैं और ये कमांडर कोई और नहीं बल्कि यामाटो था जो कि एक वेपनाइज सूट पहने वहाँ पर आया था। यामाटो एडोनिक को धमकी देता है कि अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें और इन सभी विचेस को जान से मार दूंगा। हालांकि आर्मीज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। फिर एडोनिक बोलता है कि तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो, बाय द वे मैंने ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया है और यहाँ पर तुम्हारा एक ग्रेवयार्ड बनने वाला है क्योंकि मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। उतने में एक वाटर विच लेडी ओफिलिया से कहती है कि मैं इस ट्री को डिस्ट्रॉय होने से रोकती हूँ। वो जैसे अपने मैजिक को कास्ट करने जाती है, पीछे से एक वॉरियर आता है, उसके गले को धड़ से अलग कर देता है। इन सब सिचुएशन को देखने के बाद एक विच ने सभी विच को आर्मर से उनकी बॉडी को कवर कर दिया ताकि वो अपने एनिमी से फाइट कर सके। सेकंड सीन में हम देखते हैं कि यामाटो बिना टाइम को वेस्ट किए वो एडोनिक के ऊपर हमला कर देता है, पर एडोनिक उस अटैक को डॉज कर देता है और अपने रिटर्न समनिक मैजिक की हेल्प से उसके ही गन को अपने हाथों में लेके उसके ऊपर कंटिन्यूसली शूट करता है एंड जिसकी वजह से उसका आर्मर काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। पर डोरका ने एडोनिक को उसे जान से मारने से रोका और दूसरी जगह पे हम देखते हैं कि क्रिस्टल विच थी जिसने अपनी मैजिक को कास्ट किया और वो अपने मैजिक की हेल्प से सभी सोल्जर को एक क्रिस्टल में बदल दिया। नेक्स्ट मूवमेंट में एक वेनम विच ने अपने मैजिक को कास्ट किया। अपने मैजिक की हेल्प से उसने बहुत सारे सेंटीपीड्स को वहाँ पे सम्मन किया और उन सभी सेंटीपीड्स ने वहाँ के सोल्जर को बड़े ही ब्रूटल तरीके से खत्म कर दिया। अब अगली बारी आती है अपने मैडम ओफिलिया की। उन्होंने अपने नेचर लो मैजिक को कास्ट किया। उस मैजिक की हेल्प से सभी सोल्जर हवा में उड़ने लगे थे। ओफिलिया उन सभी सोल्जर को हवा में उछालने लगी और वो सभी सोल्जर ओफिलिया के ऊपर फायर कर रहे थे, पर एक भी बुलेट ओफिलिया को टच नहीं कर पा रही थी। ओफिलिया ने उन सभी सोल्जर को एक बॉल में बदल दिया और अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से वो उनके चीथड़े उड़ा देती है। लेडी ओफिलिया को अब ये लगने लगता है कि सिचुएशन अब उनके कंट्रोल में है, पर इसके बाद से सिचुएशन और भी ज्यादा इंटेंस होना शुरू हो जाती है। सेकंड सीन में हम देखते हैं कि वेनम विच को एक सोल्जर ने जान से मार दिया है और देखते ही देखते वहाँ पर एक और स्क्वाड आ जाती है और जो कि सभी विचेस को मारने लगते हैं। इन सभी सीन को देख के ओफिलिया काफी ज्यादा घबरा जाती है और ये सभी एक्टिविटी लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। थेटा इन सब चीजों को लाइव देख रही थी। थेटा कोई और नहीं बल्कि नेशनल साइंस एजेंसी की डायरेक्टर थी। उसकी सिचुएशन अभी भी काफी ज्यादा क्रिटिकल थी। थेटा के सामने ही नेशनल अथॉरिटी का डायरेक्टर बैठा था। वो थेटा के ऊपर काफी ज्यादा नाराज हो रहा था। वो बोलता है कि अभी भी इतनी सारी विचेस कैसे जिंदा हैं। थेटा बोलती है कि हमने जो स्पेस डंपिंग प्रोटोटाइप बनाया था सारी विचेस उसी की हेल्प से बाहर चली गई और वो डायरेक्टर बोलता है कि ये लोग हमारी टेक्नोलॉजी का यूज करके आउटर स्पेस में अपनी एक कॉलोनी बसा रही हैं। इन सब सिचुएशन के बाद तो डायरेक्टर थेटा के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रहा था कि तुमने इन सब एक्टिविटी
को रोका क्यों नहीं। पर इन सब सिचुएशन के बावजूद भी वहाँ पर एक बंदा बैठा था जो कि चिल मार रहा था, मानो कि उसके लिए सब एक बच्चों का खेल हो। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का डायरेक्टर था जिसका नाम था शिनो। एंड इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यामाटो अपनी बहन यूकी को याद करता है तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो इन सभी सिचुएशन का जिम्मेदार एडोनिक को ठहराता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना बोलते यामाटो ने अपने सूट को फुल्ली चार्ज किया एडोनिक को मारने के लिए। एडोनिक यामाटो के ऊपर बुलेट से फायर करने जाता है पर यामाटो उसे डॉज करके एडोनिक को एक जोरदार पंच करता है। एडोनिक वहीं पर गिर जाता है। वो अपने वेपन सूट के पावर को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करने लगता है और वो उस पावर को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है। वो अपनी बहन के साथ बिताए हुए हर एक लम्हे को याद करता है और इसके बाद वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद यामाटो अपने स्वॉर्ड से एंटी विच लाइगरी अटैक करता है। हालांकि इस अटैक को एडोनिक डॉज कर लेता है पर वहाँ की सारी विचेस खत्म हो जाती हैं। उनकी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उस वेव को रोकने के लिए लेडी ओफिलिया भी अपनी मैजिक को कास्ट करने जाती है पर अब देर हो चुकी थी। उनके बॉडी के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं और वहीं पर खड़ी डोरका भी ये सब देख रही थी। वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। हम देखते हैं कि डोरका के मुंह से भी ब्लड निकल रहा था। उतने में ही डोरका की बॉडी के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं पर सेकंड सीन में हम देखते हैं कि डोरका अभी भी जिंदा थी। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि डोरका के ही डुप्लीकेट थी। एना ने अपने डुप्लीकेशन मैजिक की हेल्प से डोरका को बचा लिया था पर वो खुद मर जाती है और एना अपने लास्ट मोमेंट में डोरका को बोलती है आई लव यू डोरका और थैंक यू फॉर एवरीथिंग। यामाटो का ये अटैक इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टेबल था कि इस अटैक की वजह से अर्थ से कनेक्शन ही टूट जाता है। डोरका ये सब देख के काफी ज्यादा रो रही थी, मानो कि वहाँ पर खून की नदियां बह गई थी। एडोनिक और यामाटो की फाइट अभी भी इनकम्प्लीट थी। एडोनिक ने अपने समनिंग पेन के हेल्प से अपने दोनों हाथों को एक वेपनाइज हैंड में बदल लिया और अब यामाटो भी अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। यामाटो और एडोनिक इन दोनों के बीच की फाइट अब काफी ज्यादा इंटेंस हो गई थी। वहाँ पर जो भी विचेस बची थी वो एडोनिक को चीयर कर रही थी कि एडोनिक प्लीज उसे जान से मार दो। लेडी ओफिलिया 2 टुकड़ों में कटने के बाद भी काफी ज्यादा टेंशन में थी कि हमारा एकमात्र ऐसा सोर्स था जिससे हम वापस जिंदा हो सकते थे पर अब वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब हम कभी दोबारा जिंदा भी नहीं हो पाएंगे। इवन दूसरी विच भी कभी जन्म नहीं ले पाएगी क्योंकि हमारा लाइफ ऑफ ट्री ही नहीं बचा, वो तो अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब वहाँ पर और भी सोल्जर आ चुके थे जो कि बची हुई विचेस को खत्म कर रहे थे। यामाटो ने अपने सूट को 100% पोटेंशियल में यूज किया एंड उस सूट के हेल्प से उसने एक टोर्नेडो तक को क्रिएट कर दिया। वो टोर्नेडो एडोनिक की तरफ आ रहा था पर उस टोर्नेडो के बीच से यामाटो ने अपनी तलवार को एडोनिक के छाती के अंदर घुसा देता है। खुद को बचाने के लिए एडोनिक दूर जाके जंप करता है। इतना सब कुछ होने के बाद यामाटो को लगता है कि अब मैं ये बैटल को जीत चुका हूँ पर एडोनिक ने अपने रिटर्न समनिंग मैजिक की हेल्प से एक मैजिक कास्ट किया और इस मैजिक का नाम था कैलिब्रन। एडोनिक ने आसमान से एक बड़े से स्वॉर्ड को सम्मन किया और वो स्वॉर्ड यामाटो के ऊपर जाके गिरता है और उसका एक हाथ कट के गिर जाता है। हालांकि एडोनिक की हालत भी अब काफी ज्यादा क्रिटिकल थी। जो भी विचेस बची थी सोल्जर ने उनके ऊपर भी गन को पॉइंट करके रखा था। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि यामाटो अभी भी खड़ा था और एडोनिक अपने घुटनों के ऊपर जमीन पर था। यामाटो अपनी तलवार से एडोनिक को खत्म करने जाता है। एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब हम पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि रेडिया एम्पायर का सीन दिखाया जाता है। कनेक्शन टूट जाने की वजह से सिक्योरिटी एजेंसी वाले काफी ज्यादा घबराए रहते हैं पर उतने में ही कनेक्शन वापस से स्टैब्लिश होता है। स्क्रीन पर यामाटो का फेस दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उसका चेहरा पूरा खून से लथपथ था और वो बोलता है कि हम जीत चुके हैं, हमने सभी विचेस को खत्म कर दिया है, इवन एडोनिक को भी।